नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नरेंद्र पांडे। आज की वीडियो में चर्चा करूंगा डेवलप्ड कंट्री के बारे में। बेसिकली जब आपसे कोई ये पूछता है कि डेवलप्ड कंट्री किसको बोलते हैं, यानी विकसित देश किसको बोलेंगे, तो उसका एक प्रॉपर डिफिनेशन नहीं होता। यानी कि बहुत सारे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं वो अपने अनुसार उसका डिफिनेशन तय करते हैं। अगर मैं कैम्ब्रिज डिक्शनरी की बात करूं तो उसमें डेवलप्ड कंट्री का मतलब जो दिया हुआ है वो इस तरीके से है कि डेवलप्ड कंट्री उसको बोलेंगे जिसका जीडीपी जो है बहुत अच्छा हो, यानी और पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छा हो। ठीक है। और उसके बाद जो है मतलब पर कैपिटा इनकम और जीडीपी, और उसके बाद जो नंबर 3 पे आता है वो कंट्री बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज हो, यानी जिस जहाँ जहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्री हो और वहाँ पे लोगों की इनकम बहुत अच्छी हो, यानी पर कैपिटा जिस इनकम जिसको मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, उसको हम डेवलप्ड कंट्री बोलेंगे। बट यहाँ पे एक और कंट्राडिक्शंस है। वो कंट्राडिक्शंस क्या है कि बहुत जगह जो है एक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालता है। उसमें जो है डेवलप्ड कंट्री का जो है अलग ही डिफिनेशन निकल जाता है। उसमें है कि वो कंट्री को हम डेवलप्ड कंट्री बोलेंगे जिसका जिसमें लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा हो, एजुकेशन बहुत बड़े लेवल पे हो, और तीसरा जो है हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत अच्छा हो। अगर आप देखेंगे एसडीआई में तो नॉर्वे नंबर 1 पे आता है, अमेरिका 17वें नंबर पे है, और भारत का स्थान जो है वो 133वां स्थान है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि कितना ज़्यादा मतलब कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ हम इकोनॉमिक बेस मतलब इकोनॉमिक बेसिस पे निकाल रहे हैं तो डेवलप्ड कंट्री का डिफिनेशन चेंज हो रहा है। अगर हम उसको ह्यूमन स्किल्स पे डेवलपमेंट पे निकाल रहे हैं तो उसका डिफिनेशन अलग है। अगर हम डेवलपिंग कंट्री की बात करें तो डेवलपिंग कंट्री जो उस कंट्री को बोलेंगे जिसकी जहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा हो, यानी कि जहाँ पे फास्ट रेट में डेवलपमेंट हो रहा हो, और वो जो है एक स्पेसिफिक जो पैमाना है मापने का वो अभी फुलफिल नहीं कर रहा हो। जैसे कि मान लीजिए कि स्पेसिफिक जीडीपी, अगर उसको मान लीजिए कोई डेवलप्ड कंट्री का स्पेसिफिक जीडीपी टारगेट करना है और वो अगर नहीं टारगेट कर पा रहा है तो वो डेवलपिंग कंट्री में आएगा। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं। देखिए, पर अगर अभी के अगर मैं अपने अनुसार बोलूँ तो मेरे अनुसार जो डेवलप्ड कंट्री उसको बोलेंगे जिसको जहाँ पे हाई टेक्नोलॉजी जो बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी हो, वहाँ पे लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो बहुत हाई हो। ठीक है, और हैप्पीनेस इंडेक्स जो हैप्पीनेस हो वो भी एक अच्छे ग्रोथ अब एक लेवल पे हो, तो उसके मेरे अनुसार वो डेवलप्ड कंट्री उसको उस कंट्री को डेवलप्ड कंट्री बोलेंगे। बेसिकली इकोनॉमिक फैक्टर तो इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमिक पैरामीटर तो इम्पोर्टेंट है, बट हैप्पीनेस इंडेक्स होना मतलब हैप्पीनेस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया अभी डेवलप्ड कंट्री नहीं बना है। अगर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जब वो 15 अगस्त में उन्होंने डेवलप्ड कंट्री के बारे में बात किया था, उन्होंने ये कहा था कि विद इन 25 ईयर्स यानी 2047 तक जब इंडिया अपना 100वां गणतंत्र दिवस बना रहा होगा तो इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएगी। उन्होंने $30 ट्रिलियन की बात की थी कि इंडिया की इकोनॉमी जो है उस समय $30 ट्रिलियन होना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने इसकी बात की थी। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि इंडिया अभी डेवलप्ड कंट्री नहीं है। अगर इंडिया की इकोनॉमी की बात करें तो इंडिया का जो इकोनॉमी है वो वर्ल्ड में 5वां स्थान है इंडिया का। $3 ट्रिलियन से ऊपर इकोनॉमी है, बट 5वां स्थान है। बट 2030 तक जो है वो इंडिया तीसरे स्थान पे आ जाएगा। अभी अगर मैं बात करूँ तो इंडिया जो है वो किस कंट्री से भी पीछे है, मैं आपको बता सकता हूँ कि वो इंडिया किस कंट्री से भी पीछे है। तो इंडिया देखिए, इंडिया जो है यूनाइटेड स्टेट नंबर 1 पे, चाइना नंबर 2 पे है, और जापान नंबर 3 पे, जर्मनी नंबर 4 पे, इंडिया नंबर 5 पे। बट 2030 तक ये कहा जा रहा है कि इंडिया जो है वो जापान और जर्मनी को पीछे कर देगा और वर्ल्ड की थर्ड इकोनॉमी बन जाएगी। पर देखिए, जो हम ग्रोथ निकालते हैं ना, इकोनॉमी जो निकाल रहे हैं वो जीडीपी के बेसिस पे निकाल रहे हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बेसिस पे निकाल रहे हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट उसको बोलते हैं जो एक साल में यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन देखिए, अगर उसके स्थान पे देखें तो इंडिया का तीसरे मतलब 5वां स्थान पे, आने वाले दिनों में तीसरे स्थान पे चला जाएगा। लेकिन इंडिया की जो है वो पर कैपिटा इनकम बहुत पीछे है, बांग्लादेश से भी पीछे है इंडिया। पर कैपिटा इनकम निकालते कैसे हैं? पर कैपिटा इनकम निकालने का तरीका होता है कि जितना आपका जीडीपी है उससे हम पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम निकल जाता है। तो पर कैपिटा इनकम में इंडिया बहुत पीछे है। चलिए, इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है बट पर कैपिटा इनकम में इंडिया पीछे है। ठीक है, देखिए, अगर हम बात करें कि ये जो 2047 का जो टारगेट किया जा रहा है वो नीति आयोग द्वारा, जो इंडिया का जो सबसे टॉप
हम कह सकते हैं इंडिया का सबसे टॉप थिंक टैंक है, मतलब गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। तो वो उन्होंने ये जो है वो टॉप इंडिया के जितने भी टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनसे कंसल्ट किया है कि कैसे जो है वो इंडिया को 2047 तक एक डेवलप्ड कंट्री बनाया जाए, ठीक है। जिसमें उन्होंने किसको कंसल्ट करा, उन्होंने वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है अजय बांगा, उनसे कंसल्ट करा, एप्पल के जो सीईओ हैं टिम कुक से कंसल्ट करा, ठीक है। तो बेसिकली इंडिया का जो विजन है 2047 तक, वो है इंडिया को ग्लोबल लीडर बनाना इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी में। इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी में इंडिया को ग्लोबल लीडर बनाना है, ये हमारा टारगेट है 2047 तक, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स हमारा क्या है कि $30 ट्रिलियन, मतलब $30 ट्रिलियन पे हमें जाना है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया सेल्फ रिलायंट हो, किसमें, डिफेंस और स्पेस में। देखिए हमारे डिफेंस में अभी भी जो है हम बहुत सारा प्रोडक्ट जो है वो बाहर से मंगाते हैं, ठीक है। अगर हम डिफेंस की बात करें, स्पेस की बात करें, तो इंडिया जो है स्पेस में अच्छा खासा मतलब ग्रोथ कर रहा है। और ये भी कहा जाए, अभी हाल ही में जब इंडिया ने अपना लॉन्च किया था स्पेस में जो रॉकेट्स, तो उसमें इंडिया ने जितने पैसे खर्च किए थे, जो मिशन मंगल था, उसमें जितना उन्होंने पैसे खर्च किए थे बेसिकली वो एक जो हॉलीवुड में मूवी बनती है उससे भी कम था, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें, इसके बाद तीसरी बात है आपका करंट जो स्टेटस इंडिया का, तो मैंने आपको बता दिया 5th लार्जेस्ट है, और 3rd लार्जेस्ट है पीपीपी में, इसको बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी, यानी कि हमारा जो कंजम्पशन है वो 3rd लार्जेस्ट है, वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट है, ठीक है। एक चीज और है, इंडिया में ग्रोथ तभी बढ़ेगा जब यहाँ के लोग जो है वो कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे। कंजम्पशन करेंगे तो डेफिनेटली आपका कंजम्पशन किसी दूसरे का इनकम, यानी कि आपका एक्सपेंडिचर किसी दूसरे का इनकम होता है। तो बेसिकली अगर इंडिया में अगर ग्रोथ चाहिए तो डेफिनेटली कंजम्पशन तो बढ़ाना पड़ेगा, और कंजम्पशन बढ़ाने के लिए आपको क्रेडिट सिस्टम भी लॉन्च करना पड़ेगा, यानी कि आपको बैंक्स को ज़्यादा ज़्यादा लोन देना चाहिए। अगर बैंक्स लोन देगी तो डेफिनेटली है कि लोग उस लोन को लेंगे और उसके बिजनेसेस करेंगे। देखिए अगर आप कोई बैंक से लोन ले रहा है, बैंक से लोन लेके और बिजनेस ना करके अगर वो खर्च कर दे रहा है, तो वो तो क्रेडिट का बेसिकली दुरुपयोग है। बट अगर मान लीजिए बैंक से कोई लोन ले रहा है और उसको उस लोन से वो अगर बिजनेसेस कर रहा है, तो डेफिनेटली है कि उससे इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ है। अच्छा, उसके बाद में अगर बात करूँ तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि फ्यूचर पर्सपेक्ट इंडिया का क्या है, ये पॉसिबल कैसे होगा, यानी कि हाउ इंडिया विल अचीव 2047 टारगेट। तो 2047 में टारगेट है इंडिया को डेवलप्ड करने का, वो कैसे हम उसको अचीव करेंगे, ठीक है। अचीव किया जा सकता है, जिससे पहला आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड उसको बोलते हैं कि जहाँ पे जो पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में लोग, जो पॉपुलेशन में डाइवर्सिटी कैसी है। इंडिया का पॉपुलेशन में युवा लोग बहुत ज़्यादा है, यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इंडिया में। कहा जाता है कि क्या मतलब डेटा है ये कि 40% जो पॉपुलेशन इंडिया का वो बिलो 25 ईयर्स है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। बट उसमें एक प्रॉब्लम है कि 25 बिलो 25 तो है, बट प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पे स्किल का प्रॉब्लम है। बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं, युवा हैं, जिनमें स्किल की कमी है। तो स्किल की कमी की वजह होने से जो है वो इकोनॉमी पे असर पड़ सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बताएं तो ग्रोथ ऑफ द मिडिल क्लास। मिडिल क्लास का ग्रोथ बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मिडिल क्लास ग्रोथ करेगा तो डेफिनेटली है कि मिडिल क्लास के पास पैसे आएंगे, वो कंजम्पशन करेगा तो वो किसी का इनकम बनेगा, ठीक है। अगर अभी देखा जाए तो अगर आने वाले दिनों में 2050 तक कम से कम 550 मिलियन मिडिल क्लास लोग हो जाएंगे, तो ये एक तरह से इंडिया के लिए वो अच्छा है, ठीक है। अगर हम तीसरी बात करें डिजिटल इकोनॉमी की, डिजिटल इकोनॉमी हम उसको बोलेंगे जहाँ पे, जैसे इंडिया का डिजिटल इकोनॉमी बहुत वाइब्रेंट है। आप देखिए ई कॉमर्स इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे जा रहा है। बतेरे ऐसे बहुत ढेर सारे बड़े बड़े ई कॉमर्स कंपनियां हैं जो कि बहुत ग्रोथ कर रही हैं, बहुत आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। तो ई कॉमर्स की वजह से जो है वो इकोनॉमी आगे बढ़ रही है। जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, जो कि इंडियन कंपनी नहीं है बट इंडिया में तो बिजनेस कर रही है, ठीक है। और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, स्विगी है, तो वो सारे जो हैं वो बहुत बड़े लेवल पे ग्रोथ कर रहे हैं। तो इससे इंडिया की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। अच्छा, उसके बाद में फिनटेक की बात करूँ तो इंडिया में पेमेंट सिस्टम बहुत तगड़ा है। तो बिजनेस करने के लिए तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, फिनटेक बहुत ज़्यादा डेवलप किया। पेटीएम की बात कीजिए, मोबीक्विक की बात कीजिए, रेजर पे की बात कीजिए, तो ये सब फिनटेक कंपनियां भी बहुत ग्रोथ कर रही है। तो ये भी एक तरह से इकोनॉमी को बढ़ाने में मतलब मदद करेगा। उसके बाद ईडीटेक है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी बहुत सारी हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी एजुकेशन की कंपनियां खुल गई है। पीडब्ल्यू है, जो कि बहुत सारे लोगों को एजुकेशन दे रहा है। इनफैक्ट आप ये भी ऑनलाइन ही देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एग्रीटेक है,
ठीक है। उसके बाद हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी की कमी नहीं है, हम रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद चैलेंजेज, अगर मैं बोलूँ चैलेंजेज क्या है, जैसे कि ये तो आप देख सकते हैं कि क्या करके इंडिया जो है 2047 तक अपने आप को डेवलप कर पाएगा, लेकिन और चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस में सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज है भैया, वो है मिडिल इनकम ट्रैप। मिडिल इनकम ट्रैक एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, और ये हर कंट्री में प्रॉब्लम होती है। मिडिल इनकम ट्रैक किसको बोलते हैं? मिडिल इनकम ट्रैक उसको बोलेंगे जहाँ पे एक समय ऐसा हो जाता है कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो हाई इनकम के मिडिल अपनी इनकम को जो है वो हाई इनकम में कन्वर्ट नहीं कर पाते, उसको जो है ट्रांजिशन नहीं कर पाते, दैट इज कॉल्ड मिडिल इनकम ट्रैक। बहुत सारी कंट्री फंस जाती है मिडिल इनकम ट्रैक में। और दूसरी बात क्या है कि गवर्नमेंट को भी पॉलिटिकली ये फायदा हो जाता है कि मिडिल इनकम अगर बहुत सारी जनता मिडिल इनकम रहेगी तो गवर्नमेंट उसे वोट बटोर लेती है, क्योंकि वो हाई ट्रांजिशन में बदलने नहीं देते। तो मिडिल इनकम ट्रैक को बाहर निकालने का तरीका है कि आप स्किल डेवलपमेंट करें, अपने स्किल बढ़ाइए, रेगुलर स्टडी कीजिए, लाइफ लॉन्ग लर्निंग कीजिए, यू विल बी गेट आउट फ्रॉम द मिडिल इनकम ट्रैक, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका है हायर जीडीपी ग्रोथ रेट। ठीक है, इंडिया को तो ग्रोथ, अभी जीडीपी जो है वो 8% से बढ़ रहा है, बट इंडिया को जो है ना ग्रोथ रेट भी बढ़ाना पड़ेगा 2047 तक। और देखिए एक चीज़ और इसमें कि ग्रोथ रेट तो बढ़ाना ही है, यानी कि जीडीपी रेट तो बढ़ाना ही पड़ेगा, आपको जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ाना पड़ेगा, और उसको स्टेबल भी रखना पड़ेगा। अगर आप स्टेबल नहीं रख पाते तो उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। ग्रोथ रेट आपका स्टेबल होना चाहिए, जिसे चाइना ने करके दिखाया। चाइना का जो है वो जीडीपी ग्रोथ रेट 9% से बढ़ता है, और वो बहुत दिन तक, बहुत साल तक सस्टेनेबल ग्रोथ, मतलब स्टेबल ग्रोथ से बढ़ रहा है। दैट्स वाई चाइना इतना डेवलप्ड कंट्री हो चुका है। क्योंकि देखेंगे तो चाइना और इंडिया जो है कमो बेस आगे पीछे ही आज़ाद हुए, और 1980 तक तो इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम था वो चाइना से बिल्कुल बराबर था, उससे ज़्यादा ही था, लेकिन चाइना बहुत आगे निकल गया, ठीक है। उसके बाद है जियो पॉलिटिकल इंटरनेशनल रिलेशन भी इम्पैक्ट करता है इंडिया की इकोनॉमी के ग्रोथ में। अगर अभी देखें तो इंडिया का इंटरनेशनल रिलेशन बहुत सारे कंट्री के साथ बहुत अच्छा है। हमारा यूएस के साथ अच्छा रिलेशन है, जापान के साथ अच्छा रिलेशन है, हमारा चाइना के साथ भी बिजनेस रिलेशन बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये डेफिनेटली है कि जो असर करेगा इंडियन इकोनॉमी पे, ठीक है। उसके बाद है आपका स्टैग्नेट एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को भी ग्रो करना होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर को भी ग्रो करना होगा। अगर अभी आप देखें तो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो एग्रीगेरियन इकोनॉमी है। हम एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं, मतलब जो लेबर फोर्स पार्ट जो है वो एग्रीकल्चर पे ज़्यादा है। हालांकि इंडिया को अगर ग्रो करना है तो उसको जो है वो सर्विस सेक्टर्स को ज़्यादा ग्रो करना पड़ेगा। अभी 54-55% के करीब है सर्विस सेक्टर अगर 80% 90% के चला जाए ऊपर तो डेफिनेटली इंडिया विल बी ए डेवलप्ड कंट्री, ठीक है। उसके बाद है LFPR, जिसको बोलते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, अभी बहुत कम है इंडिया में, और मतलब लेबर फोर्स जो है वो ज़्यादा नहीं है इंडिया में, अगर है भी तो अनस्किल्ड है, उसको स्किल्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है। और वुमेन का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा कम है, और देखा जा रहा है कि अब और धीरे धीरे कम हो रहा है। कारण क्या है कि वुमेन जो है स्कूल छोड़ देती हैं, या फिर जल्दी शादी हो जाता है, या बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से, या फिर जो रूरल के एरियाज़ के लोग हैं, या फिर जो आपका थर्ड टायर सिटीज़ है वहाँ पे वुमेन जो है वो अवेयर नहीं है, तो वो भी एक कारण है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी ज़्यादा होना चाहिए इंडिया में, तब जाके इंडिया 2047 तक डेवलप्ड बने। दोस्तों ये वीडियो जो था बिल्कुल इंडिया के बारे में था, इंडिया के इकोनॉमी के बारे में था। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।